हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस 10 ईयर्स फिजिक्स और मैथ्स की पूरे कंसेप्ट के साथ में, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्लोगन अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब बोर्ड आने वाले हैं, तो अब बोर्ड में आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स से, उसके बाद मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन दिया है 2018। और कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड एक्स है, उसे हीट करते हैं, हीटिंग विथ एक्सेस कॉन्क H2SO4 एट 44 केल्विन पे, 443 केल्विन। तो क्या कहता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या देता है, एक वाई देता है। फिर वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करता है, एक्स ऑल्सो रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। अब ये जो कंपाउंड एक्स है, फिर उसको हीट कर दिए, किसके साथ में हीट कर दिए, कॉन्क H2SO4 के, एक्सेस कॉन्क H2SO4 में, H2SO4 के प्रेजेंस में एट 443 केल्विन। तो क्या देता है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देता है। वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, वाई। फिर बोल रहा है कि एक्स जो है वो रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ में, तो जेड गैस को इवॉल्व करता है। तो आइडेंटिफाई करना एक्स, वाई और जेड क्या है। फिर इक्वेशन लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाई, वाई जो बन रहा है उसके साथ में। ठीक है, ऑल्सो राइट द रोल ऑफ, फिर बताना है H2SO4 का क्या रोल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, एक कंपाउंड है एक्स, मान लीजिए एक्स। तो एक्स क्या है बच्चों, तो एक्स क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, एक कंपाउंड है एक्स। अब उसे हीट कर रहे हैं, किसमें, एक्सेस H2SO4 कितने डिग्री पे, 443। तो चलिए 443 केल्विन के। अब ये क्या बना रहा है बच्चों, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या बना रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखिए एक्स क्या है, तो एक्स के बारे में हम लोग लिखते हैं कि एक्स क्या है। तो चलिए C2H5OH, इसे क्या हम लोग CH3 लिख सकते हैं, CH3 कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, मतलब इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। हिट कर दिए किसके प्रेजेंस में, तो एक्सेस क्या है, एक्सेस क्या, एक्सेस H2SO4 एट 443 के। ठीक है, अब ये क्या बना रहा है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या बनेगा, C2H4 प्लस CH2, ऐसे लिखते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या बनाएगा ये H2O। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही तो अनसैचुरेटेड बना, ये अनसैचुरेटेड हो गया, क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो x है, ध्यान से देखिए, ये जो x हुआ, x क्या हो गया, ये जो x है वो हो गया C2H5OH, पहले x लिख लिए। क्या बना रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या है, y। तो y क्या हो गया, y हो गया C2H4 मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारा x और y। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, x ऑल्सो रिएक्ट्स किसके साथ में, सोडियम। x का मतलब क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, x क्या होगा, C2H5OH, डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए C2H5OH प्लस Na। आप चाहें तो इसे कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया x किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा है सोडियम मेटल के साथ में। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा C2H5ONa। क्या बना, C2H5ONa, और यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन लिबरेट कर गया, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल गया। ये इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है, चलिए वही बोला, क्या एक्स रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में, तो क्या बनाएगा, ये था इथाइल अल्कोहल, सोडियम के साथ में क्या बना, सोडियम एसीटेट। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पे क्या बन रहा है, एक कलरलेस गैस बन रहा है।
क्या बन रहा है, बोला जा रहा है इवॉल्व कलरलेस गैस जेड। क्या हो रहा है, एक कलरलेस गैस बना है, तो एक कलरलेस गैस बन गया आपका जेड, तो जेड क्या हो गया एक्स वाई, और ये हो गया जेड, ये हो गया कलरलेस, ये हो गया कलरलेस गैस। क्या होगा बच्चों, ये हो गया हमारा कलरलेस गैस जेड बन गया। ठीक है, चलिए, एंड ऑल्सो राइट द रोल ऑफ H2SO4 इन द रिएक्शन। अब यहां बताना है कि H2SO4 जो है उसका रोल क्या है। तो यहां पर H2SO4 जो है, यहां पर H2SO4 तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। क्या करेगा ये, डिहाइड्रेटिंग, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। किससे एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स को, इथेनॉल से। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये क्या कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। किससे, फ्रॉम इथेनॉल। यही पूरा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। एक कंपाउंड एक्स जब उसको हिट कर रहे हैं तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, तो बोला एक्स और वाई क्या है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। फिर बोला एक्स को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ में, तो क्या बना C2H5OH प्लस Na, तो क्या बना C2H5ONa प्लस H2 कलरलेस हो गया। फिर बोला यार H2SO4 का यूज क्या है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, किससे, इथेनॉल से। ये था हमारा पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 2018 से स्टार्ट किया हम लोग बनाने के लिए। तो 2018, 19, 20 इस तरह चलेगा, या तो फिर लास्ट 20 से हम लोग बना सकते हैं, 22, 24, 23 लास्ट 5 ईयर। फिर भी देखिए जरा सोचे, चलिए 2018 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, इमेज जो है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज क्या है, इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कैसा बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है और डिमिनिश्ड बना रहा है। तो बोला सर व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, और ड्रॉ करना है डायग्राम। तो देखिए स्फेरिकल मिरर बोला ऑल पोजीशन में, ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग प्लेस्ड करते हैं इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड किसमें बनता है बच्चों, तो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो उसका डायग्राम भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर, इरेक्ट और इरेक्ट बना रहा है और क्या बना रहा है, डिमिनिश्ड। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड किसमें बनता है बच्चों, ये बनता है कन्वेक्स मिरर। किसमें बनता है ये बनता है कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है बच्चों, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बन गया, तो उसका हम लोग क्या बनाएंगे, उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है। कौन सा मिरर बना रहे बच्चों हम लोग, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये जो पार्ट होता है अंदर का, ये क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा सिल्वर पॉलिश्ड, और ये जो पार्ट होता है वो हमारा होता है शाइनी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसकी डायग्राम बनाना है, तो चलिए इसकी डायग्राम बोला है तो इसकी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि ये स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहा है, कैसा मिरर, ये बात कर रहा है स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर बच्चों, स्फेरिकल मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, उस स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, फोकस होता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। या फिर फोकस को थोड़ा सा और हम लोग क्लोज लेके आते हैं, तो चलिए ये हो गया हमारा फोकस। अब इसमें कैसा इमेज फॉर्म करता है,
इरेक्ट और डिमिनिस्ड, और वर्चुअल भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। तो इरेक्ट और डिमिनिस्ड किसमें बनता है, तो इरेक्ट और डिमिनिस्ड जो होता है वो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर पे। चलिए तो इसकी डायग्राम हम लोग बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बोला है बनाने के लिए, ड्रॉ द डायग्राम, लेवल डायग्राम। चलिए देखिए जरा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख लिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो ये बच्चों कहाँ से होके पास करेगा, तो ये पास करेगा, देखिए जरा ध्यान से, कहाँ से होके पास करेगा, तो ये पास करेगा सेंटर, देखिए ये ऐसे करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है बच्चों, और ये पास कर दिए फोकस, किससे पास कर दिए, फोकस से। क्योंकि रे डायग्राम बोला जा रहा है इसीलिए क्या करना है, तो रे डायग्राम, तो रे डायग्राम के बारे में बात कर रहा है तो एरो तो देना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एरो डाल दिए। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। ऐसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये डॉटेड लाइन होता है जनरली बच्चों यहाँ पे। तो कैसा इमेज बनेगा ये, तो ये बनेगा, ऐसा इमेज बनेगा तो वर्चुअल बनेगा। कहाँ बनेगा, देखिए जरा, बिटवीन फोकस एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड, ये हमारा पोल हो गया, ये चलिए इसे ले लेते हैं ए बी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये छोटा है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश हो गया इमेज। तो कैसा इमेज बन रहा है, तो ये इमेज बन रहा है डिमिनिस्ड बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट का मतलब ये, मान लीजिए कैंडल है, ऐसे जला रहे हैं, तो ये भी इसका जो डायग्राम बनेगा वो सेम बनेगा इसी टाइप से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इरेक्ट। अब कहाँ बन रहा है इमेज, जो बन रहा है पोल और फोकस के बीच। कहाँ बन रहा है इमेज, पोल और फोकस के बीच। तो इमेज फॉर्म्ड, कहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं इमेज फॉर्म्ड, इमेज, इमेज जो फॉर्म कर रहा है किसके बीच में, इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। इमेज जो फॉर्म कर रहा है बच्चों, इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, बिटवीन पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल इमेज। किसके बीच में फॉर्म कर रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसा इमेज बन रहा है, इज। कैसा इमेज बन रहा है बच्चों, तो वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, तो ये बन रहा है वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस इज कैसा, वर्चुअल। कैसा, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसकी डायग्राम ये है। इरेक्ट और डिमिनिस्ड किसमें होता है, कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स की डायग्राम बना दिए। और कन्वेक्स में कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में। ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या का क्वेश्चन। बोला यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है requires either, decomposition reaction requires energy either in the form of heat or light। क्या, in the form of heat or light, in the form of heat or light or electricity for break down the reactant। फिर बोला जा रहा है उसका क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है, जिसमें क्या होना चाहिए, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो। इसका हीट का, लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल देना है जिसमें तीन होना चाहिए, तीन एग्जांपल, एक हीट से रिलेटेड, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जिंक कार्बोनेट ZnCO3, पहला बोला हीट, तो चलिए हीट दे दिए हम लोग, क्या दे दिए, हीट। आप यहाँ CaCO3 भी दे सकते हैं, MgCl2 भी दे सकते हैं। जब हीट दे दिए तो जिंक कार्बोनेट है तो ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला क्या है, हीट के प्रेजेंस में। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, इसी का दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर दिए, क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला जो रिएक्शन था वो हीट से रिलेटेड था, क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो डिकम्पोज कर जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। दूसरा अब लाइट से रिलेटेड,
हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। चलिए लाइट से यहाँ पे लिख लेते हैं AgCl। देखिए बार बार बोल रहा बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो लास्ट में बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स को कट सकता है। अब यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड में क्या पास कर दिए, चलिए इसे हम लोग ले लेते हैं लाइट के प्रेजेंस में। इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ag+Cl2। अब इसे बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। Ag यहाँ पे 2 है क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ पे 2 डाल दिए, तो बैलेंस हो गया। बैलेंस करना, पहले आप रिएक्शन लिखेंगे, लास्ट में बैलेंस करेंगे। तीसरा क्या है, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, वाटर डिकम्पोजिशन, मतलब करंट पास कर देंगे तो वो क्या कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या पास कर दिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग पास कर दिए इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2+O2। इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब यहाँ चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 डाल दिए, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 डाल दिए, तो लास्ट में बैलेंस करना है। अब बैलेंस कर लेंगे। ऊपर वाले में देखते हैं, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, बैलेंस है ये। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बोल रहा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई करते हुए रिएक्शन लिखें, जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है। तो चलिए देखिए, सारा ब्रेक डाउन हो रहा है, हीट सप्लाई किया, लाइट सप्लाई किया और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद ये हमारा रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट में ये सारे कंडीशन को अप्लाई किए तो प्रोडक्ट बन रहा है, किसके प्रेजेंस में, हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH सोल्यूशन, उसे ऐड कर देते हैं और फ्यू ड्रॉप्स और फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल। मतलब किसके साथ में करना है, जिंक के साथ में। किसके साथ में, जिंक। ग्रेनुलेटेड जिंक का मतलब होता है वैसा जिंक जो उसमें इम्प्यूरिटीज है, किसमें, जिसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होता है। टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, व्हेन द कंटेंट इज वार्म, फिर उसे वार्म कर देना है तो एक गैस निकलता है उससे, और उस गैस को क्या करना, बबल्स थ्रू अ सोप सोल्यूशन से उसको पास करा देना है, ठीक है, सोप सोल्यूशन बिफोर टेस्टिंग, बिना टेस्ट किए हुए। फिर बोला जा रहा है वो इक्वेशन लिखे, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। और ये बताना है कि वो जो गैस है उसका टेस्ट करना है, डिटेक्ट करके बताना है वो कौन सा गैस है। फिर बोला है नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व, फिर उसका नाम बताना है कौन सा गैस उससे बाहर निकल रहा है। फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेम मेटल, व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी मेटल को हम लोग क्या कर दिए, फिर किसके साथ में रिएक्ट कर दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये इतने सारे क्वेश्चन में इतने सारे इंफॉर्मेशन दिया गया। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए लिखते हैं NaOH, NaOH एडेड फ्यू पीस जिंक, किसके साथ में, जिंक ग्रेनुलेटेड, मतलब जिंक ग्रेनुलेटेड का मतलब होता है इम्प्योर जिंक, और इम्प्योर जिंक क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड कराता है। तो NaOH प्लस Zn, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2ZnO2, मतलब सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ये बच्चों क्या बनाएगा, Na2ZnO2। तो इस बच्चों Na2ZnO2 क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, क्या इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस। NaOH प्लस Zn, ये बोला था, देखिए क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही क्या है बच्चों, जिंक ग्रेनुलेटेड। इसका मतलब जिंक ग्रेनुलेटेड जो होता है बच्चों, वो होता है इम्प्योरिटीज, इम्प्योर जिंक होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज होता है, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट।
ये होता है सोडियम जिंकेट। तो कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला जाए, टेस्ट करना है इसका। तो टेस्ट कैसे करेंगे? अब ये जो हाइड्रोजन है इसमें क्या करेंगे, तो इसके नज़दीक में क्या लेंगे, एक जलता हुआ स्प्लिंटर लेके जाएंगे। तो देखते क्या है कि पॉप साउंड निकलता है। यहाँ पे एक जलता हुआ चीज़ यहाँ पे लेके जाएंगे इस हाइड्रोजन गैस के नज़दीक। तो क्या होगा, उसमें कौन सा साउंड आएगा? पॉप साउंड आएगा। क्या आएगा? पॉप साउंड आता है। इसका मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन गैस है। क्या है वो? हाइड्रोजन गैस है। या उसके सामने में कोई जलता हुआ चीज़ लेके जाएंगे, या तो फिर ब्राउट नियर क्या करेंगे, कैंडल को लेके जाते हैं। ठीक है, ब्राउट और कैंडल, बर्निंग कैंडल लिखते हैं, ब्राउट ऑफ बर्निंग कैंडल, ब्राउट ऑफ बर्निंग कैंडल नियर द हाइड्रोजन गैस। क्या करेंगे बच्चों, एक जलता हुआ हाइड्रोजन नियर द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के नजदीक में क्या करते हैं, एक जलता हुआ कैंडल को लेके जाते हैं। तो जैसे जलता हुआ कैंडल को लेके जाते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, पॉप साउंड। क्या होता है? पॉप साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों? पॉप साउंड होता है। ठीक है, एंड कैंडल क्या होता है? एंड कैंडल गोज ऑफ। पॉप साउंड करता है और कैंडल बुझ जाता है। ठीक है, गो ऑफ या गोज ऑफ या गो ऑफ। चलिए अब फिर क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला है, टेस्ट तो हो गया, वो उसके नजदीक में कोई जलता हुआ चीज लेके जा रहे हैं तो पॉप साउंड निकल रहा, बुझ जाएगा, गोज ऑफ या गो ऑफ। उसके बाद बोला जा रहा है ये जो रिएक्शन हो गया इन्वॉल्व एंड द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। अब गैस का कौन सा गैस हो रहा है? पॉप ऑफ साउंड जब भी निकलता है, पॉप साउंड जब भी आता है, उसकी पहचान है कि वो कौन सा गैस होता है, तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड कौन निकालता है? तो हाइड्रोजन गैस होता है। उसके नज़दीक में कोई जलता हुआ चीज लेके जाएगा तो पॉप साउंड निकालता है, मतलब हाइड्रोजन गैस है। अच्छा चलिए फिर नेक्स्ट बोला नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व। कौन सा गैस था? हाइड्रोजन गैस था। कौन सा गैस था? हाइड्रोजन गैस था। When the same metal reacts with dilute solution, same metal मतलब सेम मेटल का मतलब ये है हमारा मेटल। तो सेम मेटल मतलब जिंक, वो किसके साथ में रिएक्ट कर दे रहे हैं? दिल मतलब डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ में रिएक्ट कर दिए? तो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट कर दिए, डाइल्यूट HCl के साथ में। तो क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड विथ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्या बनाएगा ये? ZnCl2 एक सॉल्ट बनाएगा और क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। चलिए यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन गैस। तो बोला यार रिएक्ट विथ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। डाइल्यूट सोल्यूशन है, एसिड है। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूशन है या डाइल्यूशन फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो Zn प्लस HCl क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। यही था क्वेश्चन, और तो कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा देखिए ये अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है द pH ऑफ ए सॉल्ट यूज्ड टू मेक अ टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ा। बोला जा रहा है pH ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की जो pH होती है, मतलब pH वैल्यू जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं एसिड बेसिक, एसिडिक है वो सब्सटेंस या बेसिक है, pH वैल्यू से मेजर करते हैं। यदि किसी भी सब्सटेंस कि यदि pH जो है वो कम होता है मतलब वो एसिडिक होता है, और यदि ज़्यादा pH है इसका मतलब बेसिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेजर करेंगे, बोला जा रहा है कि सॉल्ट जो है उसकी जो pH वैल्यू है वो कितना दिया है? 14 दिया है। अब ज़्यादा 14 होगा तो क्या होगा, उसका यूज करते हैं हम लोग टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में। तो बोला आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉल्ट क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉल्ट क्या है, और उस सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसका रिएक्शन लिखिए और 2 यूज बताइए। उसका 2 क्या होता है? लिस्ट इट्स 2 यूज, उसका 2 यूज बताना है। तो चलिए उसका 2 यूज देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले pH ऑफ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा।
क्या यूज करते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेक करने फुलाने में उसको यूज करते हैं, केक में भी यूज होता है, तो बेकिंग सोडा है। तो क्या है? बेकिंग सोडा। डायरेक्ट लिखते हैं, अब ये नहीं लिख रहे पीएच ऑफ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा, जिसकी पीएच क्या होता है? 14 होता है। मतलब वो क्या है? वो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पकौड़ा बनाने में किस चीज़ का यूज करते हैं? कौन सा सॉल्ट यूज होता है? सॉल्ट यूज टू मेक ए पकौड़ा, यहाँ पे लिखते सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी पकौड़ा, टेस्टी एंड क्रिस्पी, डायरेक्ट लिख देते पकौड़ा। क्या यूज होता है उसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, यही होता है हमारा, जिसका नाम होता है बेकिंग सोडा। यही होता है बेकिंग सोडा, जिसे बोलते हैं हम लोग। क्या बच्चों क्या बोलते हैं इसे? जिसे हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। और वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मेशन है इसे लिखना है, केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो क्या होता है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। देखिए जरा, इतने सारे चीज को मिलाना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाता है NH4Cl। क्या बन जाएगा? NH4Cl प्लस NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। यही NaHCO3 जो क्या है, इसे ही बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसे? बेकिंग सोडा। सॉल्ट जो पकौड़ा को टेस्टी बनाता है, क्रिस्पी बनाता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम NaCl H2O CO2 NH3। क्या बनेगा? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। यही होता है वो कंपाउंड, वो सॉल्ट होता है। अब इसका दो यूज पूछा जा रहा है। किसका यूज पूछ रहा है? इसी का दो यूज पूछ रहा है। तो किस चीज में यूज होता है? यूजेन। इसमें यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। और एंटासिड में इसमें यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, स्पेलिंग को समझ लीजिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, और दूसरा किसमें होता है? एंटासिड। आपके पेट में ज्यादा एसिडिक हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारा यूज है उसका, और ये फॉर्मेशन है। NaCO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स कंडक्ट, क्या करता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जनरली, ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स। दूसरा क्वेश्चन बोला राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन व्हिच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिंग एंड गिव नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। कितने वो जो कार्बन कंपाउंड होगा, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, जो रिंग के फॉर्म में होता है, उसमें कितना नंबर है, मतलब उसका जो बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, कितना सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके पहले हम लोग ये करते हैं, जनरली व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड जो होता है वह पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ज्यादातर वो कंडक्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो कार्बन कंपाउंड्स में एल्ड्रोफोकार्बन भी आ जाएगा, जिसमें होता है ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पीछे रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इज कंडक्टेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन। वो मूव इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता होता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर कार्बन कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है, पता है क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए क्या करता है? ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बच्चे फिर से समझिए एक बार, कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक्सेप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो एक्सेप्शनल कंडीशन होता है, वो कार्बन का येलो ड्रॉप्स होता है। तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे कार्बन कंपाउंड में। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो भी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पीछे क्या होता है? उसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव कर रहा होता है।
या बोले जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स जो होता है वो शेयर करता है, शेयरिंग, जिसके कारण से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो चलिए इसे भी लिखते हैं हम लोग, कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी होता है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इज कंडक्टेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैसे कंडक्टेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव कर रहा होता है। और ये जो कार्बन कंपाउंड होता है वो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जब वो शेयर करता है। मतलब कार्बन, ये जो होता है कार्बन क्या करता है, कार्बन जो फॉर्म करता है, फॉर्म्स, कार्बन कैसे फॉर्म करता है, शेयर करके, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कोवैलेंट, क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड एंड इट डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसलिए जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा वो। इसीलिए लिखा गया इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है उसे, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कैसे होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये कार्बन कंपाउंड जो भी फॉर्म करता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और उसमें क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट, डजंट हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन, जब तक वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा, जैसा कि आप लोग करंट में भी पढ़े होंगे फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड। स्ट्रक्चर करना, सैचुरेटेड कंपाउंड जो किस फॉर्म में होता है, रिंग के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, रिंग के फॉर्म में। और उसमें कितना नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड होता है उसमें, तो जनरली इसमें क्या होता है, एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका एग्जांपल है, देखिए क्या बोले, इसका जो डायग्राम बना रहे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते, इसका डायग्राम यहीं पे बनाते हैं। क्या है ये, साइक्लो, साइक्लो का मतलब साइकिल मतलब रिंग, साइक्लोहेक्सेन, ये रिंग के फॉर्म में होता है, आप लोग पढ़े होंगे कार्बन कंपाउंड्स, साइक्लोहेक्सेन। अब इसका क्या बोला जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए भाई इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी फार्मूला पहले लिखते हैं हम लोग। तो इसकी फार्मूला होता है C6H10, साइक्लोहेक्सेन, नोट कर लीजिए, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन C6H10, याद हो गया होगा साइक्लोहेक्सेन। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बनता है, एक डायरेक्ट आप चाहें तो रिंग के फॉर्म में बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। या अदरवाइज आप यहाँ बना सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर CH2, ये हो जाएगा H2C, ठीक है, ये भी हो गया H2C। चलिए यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हो गया CH, क्या हो गया बच्चों, CH, यहाँ पर क्या हो गया, CH, थोड़ा सा यहाँ पर CH, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं CH2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, काउंट कीजिए कितना है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 2 4 6 8 10 हो गया, मतलब C6H10। या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे और कर देते हैं। तो वैसा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो रिंग के फॉर्म में होता है, उसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, मतलब बताना है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितना होता है, तो एक ही होता है इसमें सिंगल बॉन्ड, जिसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये भी होता है साइक्लोब्यूटेन, कुछ भी बना लीजिए आप। स्ट्रक्चर था सैचुरेटेड का, तो सैचुरेटेड के बारे में जो रिंग के फॉर्म में होता है वो साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है, ठीक है। और उसमें
ये जो बॉन्ड का जो होता है फॉर्मेशन, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितना होता है, एक ही होता है। सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 सिंगल बॉन्ड है। कितना होता है सिंगल बॉन्ड, एक ही होता है। बस यही था आपका। और ये तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता चुके। मूविंग, जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन यही है, बोला जाए स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सप्लेन करना है, लॉज लिखना है, उसकी लॉज, किसकी लॉज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट ए रिफ्लेक्शन, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड राइट एंड एक्सप्रेशन। उसको मैथमेटिकली लिखना है और रिलेट करना है, एंड टू रिलेट इट विथ इट्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। या तो ये क्वेश्चन था, आइदर या तो इसको करते आप इसको करते। दो ऑप्शन दिया गया था और में दिया गया था या तो ये या तो ये। तो अगला देखिए जरा क्या है, आप दोनों में से कोई एक को, दोनों में से कोई एक ऑप्शन था आपके पास में और था, या तो ये सॉल्व करते या तो ये सॉल्व करते। चलिए दोनों क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, एब्सोल्यूट। अच्छा, और स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ जिसके दिया 40 सेंटीमीटर और दूसरा है उसकी 20 सेंटीमीटर। तो दोनों की भी नेचर बनाना है, दोनों की नेचर बताना है, क्या होगा नेचर, पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस की पावर। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो होता है पावर लिखता है लेंस की, वो डायोप्टर में लिखता है। मतलब फोकल लेंथ मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि पावर ऑफ लेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसके फोकल लेंथ का। ठीक है, और फोकल लेंथ आपके पास में है तो पावर ऑफ लेंस हम इजी फाइंड कर सकते हैं। यदि प्लस में है फोकल लेंथ, प्लस में है, यदि प्लस में है तो कौन सा लेंस होगा वो, तो वो कन्वेक्स हो जाएगा। माइनस में है तो वो कनकेव हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेते हैं स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला इसका आंसर। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 होता है। जिस तरह से रिफ्लेक्शन उसी तरह से रिफ्रैक्शन। तो इसमें होता क्या है, 2 लॉज होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये ऊपर का क्या है रेयर, नीचे का डेंसर। ये जाना था ऐसे लेकिन टर्न कर जाएगा ऐसे, क्योंकि ये क्या है, ये एयर है जिसे रेयर बोलते हैं। मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, कुछ पार्ट होता है, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट भी करता है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट वो क्या रिफ्रैक्ट कर जाता है। आई और ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। इसके बारे में आप लोगों को जानते होंगे, पता भी होगा, नहीं पता है तो फिर चलिए देख लीजिएगा आप हमारे वीडियो में जाके, हमारे चैनल पे वर्तमान ऑनलाइन क्लासेस पे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कितना लॉज होता है, यहाँ पे लिख दे 2 लॉज होता है। क्या होता है बच्चों, 2 क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। कौन कौन सा रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। कहाँ लाइट करेगा बच्चों, सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे। और दूसरा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनता है मतलब एंगल आई। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ साइन ऑफ, यहाँ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चों, रेशियो। तो चलिए यहाँ पे लिख दे रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर क्या हो जाएगा, इज कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। दैट इज लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू, और वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये था हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, इसे मैथमेटिकली लिखना था। राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट्स स्पीड ऑफ लाइट। चलिए तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। चलिए यहां पे लिखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या इसे लिख सकते हैं c/v, और इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू। ठीक है, यही बोला था एक्सप्रेशन। इसे को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या गिवन मीडियम। नाउ इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट करते हैं, और मीडियम की जो स्पीड है उसे v से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या हो गया, c/v। चलिए इसे और एक बार समझते हैं। इसमें बोला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। दूसरा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, जिसे म्यू बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होता है। फिर क्वेश्चन में लिखा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज c/v। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। इसे अभी हम लोग करेंगे, थोड़ा सा इसे हम लोग रख करते हैं। चलिए बच्चों, ये जो और का जो क्वेश्चन था इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। क्या बोला जा रहा है, पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस। तो देखिए ये और की क्वेश्चन था, ये और में था क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट, और स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एंड अनदर स्टूडेंट यूजेज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एक 40 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, राइट द नेचर एंड पावर। तो सबसे पहले लिखेंगे पावर ऑफ लेंस, सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल होता है, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। वो क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, किसकी, लेंस की। तो कैसे लिखते हैं इसे, पावर P इक्वल टू 1/f, लेकिन ये मीटर में होना चाहिए। यही पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। किसका रेसिप्रोकल हो गया बच्चों, फोकल लेंथ की। तो P इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। ये हो गया उसकी डिफिनेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है, रेसिप्रोकल होता है, किसके रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ की। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, सिंपल सी डिफिनेशन। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होता है, इसकी ऐसा यूनिट जो होता है बच्चों वो होता है डायोप्टर में। ऐसा यूनिट क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वही लिखेगा, ये पावर ऑफ लेंस जो लिखेगा वो डायोप्टर में लिखेगा, डी लिखेगा ये। अच्छा, अब क्या है, एक स्टूडेंट यूज कर रहा है लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ जो है वो क्या है, स्टूडेंट यूज लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर ये हो गया 1 फोकल लेंथ होता है, 1/f होता है, और f मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, आप इसको यूज कर लीजिए। अब सेंटीमीटर से मीटर में हो गया। अब 100 को शिफ्ट कर दीजिए, ये हो गया 40, ये हो गया 100 चला गया ऊपर में, तो 100 × 1
जीरो जीरो काट दिए यहाँ से, 2 2 जा 2 5 जा, ये आ गया 2.5। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर। तो P इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/f। मतलब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का। तो P इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। f हमारे फोकल लेंथ दिया हुआ था कितना, 40 सेंटीमीटर, जबकि क्या होता है, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। मीटर में चेंज कर दिया, डिवाइड कर दिया, 100 ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब ये क्या आ गया, 4, मतलब आ गया 2.5D, मतलब प्लस। तो प्लस किसका होता है, प्लस होता है कन्वेक्स लेंस। मतलब उसमें कैसा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस का यूज कर रहा है वो, ठीक है। नेचर एंड पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस नेचर हो गया इसका, क्या है ये, कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों, तो वो हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितना दिया था, 40 सेंटीमीटर। दूसरा स्टूडेंट है, अब उसकी क्या निकालना है, पावर। तो P इक्वल टू 1/f। देखिए जा ध्यान से, अब ये क्या है, कितने हैं ये, कहाँ गया, 20, अनदर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया, ये 100 डिवाइडेड बाई 20, मतलब कितना आ गया, 5। मतलब क्या बोलेंगे आप, 5 डायोप्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, तो वो बोलेंगे 5 डायोप्टर, ठीक है। चलिए, तो व्हाट यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, राइट इट ऐसा स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो दूसरा स्टूडेंट क्या है, 20 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था देख लें। फोकल लेंथ ऐसा करते हैं, इसको कुछ चेंज करते थे, दोनों तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन पॉजिटिव है, इसको हम निगेटिव बना दिए, ऑफ -20। तो -20 कर दिए, तो यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5D। तो -5D का मतलब क्या होगा, इसमें कौन सा लेंस होगा, ये निगेटिव। निगेटिव किस में होता है, कन्वेक्स में। मतलब कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। मतलब इसकी नेचर क्या हो गया, कैसा हो गया, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। जिसकी फोकल लेंथ माइनस में हो वो कन्वेक्स होता है, जिसकी फोकल लेंथ प्लस में है तो वो क्या होता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस। और जिसकी माइनस होता है, माइनस फोकल लेंथ, तो वो होता है कनकेव। सॉरी, यहाँ पे कनकेव, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कनकेव। तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होता है, इमेज डिस्टेंस जो होता है वो भी माइनस में होता है, और यू तो ऑलवेज ही माइनस में होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों हम लोग सॉल्व कर लिए। पावर ऑफ लेंथ बहुत ही सिंपल था, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ की, और कुछ नहीं करना। पावर ऑफ लेंथ डायोप्टर में होता है, फोकल लेंथ ऑलवेज मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। और ये पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिव किसका होता है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, और निगेटिव किसका होता है, कनकेव लेंस। तो इस तरह से हम लोग इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब ये कंटिन्यूड हम लोग रखते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में कंटिन्यूड हो जाएगी, ठीक है। तो अदरवाइज बहुत सारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग बन जाएगा वीडियो। आप लोग बोलेंगे इतना सारा बन गया, आप लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड यहाँ से रहेगा ये। थैंक यू वेरी मच।